हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रिक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज वन टाइप ऑफ अ फोर्स and its symbol is a small f. Okay, what is friction? Force which oppose relative sliding motion between two bodies in contact. ओके, आप जब चलते हो फ्रिक्शन की वजह से चलते हो, स्लाइड जब करते हैं तब भी फ्रिक्शन की वजह से करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि जब चलते हैं उस टाइम पर फ्रिक्शन हमें चलने में हेल्प करता है, लेकिन जब अगर हम स्लाइड करें, स्लाइडिंग समझ में आया कि नहीं, स्लाइड करें तो उस टाइम पर फ्रिक्शन हमें मदद नहीं करता, हमारा क्या करता है, अपोज करता है। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? तो फ्रिक्शन क्या है? Friction is that force which oppose the relative sliding motion between two bodies in contact. ऐसा होता क्यों है? तो देखिए, आप बॉडी देखिए, ये बॉडी 1 और बॉडी 2 आपको दिख रही है। ओके, अब ये बॉडी 1 जो है वो स्टेडी है, ऐसा मानिए। बॉडी 1 कैसी है? स्टेडी, ठीक है। और बॉडी 2 जो है उस पे हम अगर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, कितना फोर्स हम लगा रहे हैं? एफ, एफ अप्लाइड। कितना फोर्स लगा रहे हैं हम? एफ, ठीक है। और दूसरी बॉडी जो है वो स्टेडी है। अब होता क्या है कि इन दोनों के बीच में हो जाती है कोल्ड वेल्डिंग। क्या हो जाती है? कोल्ड वेल्डिंग, ठीक है। कोल्ड वेल्डिंग, देखो मैं आपको अगर डिटेल में समझाऊं तो कोल्ड वेल्डिंग में एक्चुअली होता क्या है, ये जो रफ सरफेस होती है ना, अगर हम इसको जूम करके देखें तो ऐसा हो जाता है। देखिए अच्छी तरीके से, इन दोनों के बीच में ये सरफेस नंबर 1 है और ये सरफेस नंबर 2 है। तो एक सरफेस दूसरी सरफेस के साथ चिपक जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्यों? क्योंकि हॉट वेल्डिंग में परमानेंटली चिपक जाती है, कोल्ड वेल्डिंग में टेम्पररी चिपकती है। तो इसी वजह से तो क्या होगा कि अगर आप इस तरह इसको खींचने की ट्राई करोगे तो ये वाले जो पार्ट्स है, ये वाले, ये इस डायरेक्शन में आपको अपोज करेंगे, लेकिन जब खींचोगे तब, ठीक है। और अगर आप इस तरह खींचने की ट्राई करोगे, मतलब कि लेफ्ट साइड, तो जो ये वाले पार्ट है, ठीक है ना, ये आपको अपोज करेंगे। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से? आपको कौन सी डायरेक्शन में अपोज करेंगे? इस डायरेक्शन में। तो ये अपोजिशन जो आपको फील हो रहा है, बॉडी को फील हो रहा है, यही क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। समझ में आया? इसका रीजन क्या है? कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग बिटवीन रफ सरफेस, ठीक है। रीजन बिहाइंड फ्रिक्शनल फोर्स इज कोल्ड वेल्डिंग बिटवीन टू रफ कॉन्टेक्ट सरफेस। अभी देखते हैं फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है। दो टाइप का, वन इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज द काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब दो बॉडी स्टेडी होती है तब उन दोनों के बीच में जो लगता है वो। और काइनेटिक जब वो मूव करती है एक दूसरे के विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है। काइनेटिक दो टाइप का होता है, एक स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग। स्लाइडिंग में क्या है कि देखिए, एक बॉडी जो ऊपर वाली बॉडी है ये इस पे स्लाइड कर रही है, मतलब कि ऐसी फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन तो आपको पता ही है, टायर्स का, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ऐसे रोलिंग फ्रिक्शन बहुत लो होता है, बहुत लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको एक बड़ा सा बक्सा उठा के, मतलब कि उसको ऐसे आपको धकेलना है, तो एक बंदा या तो 10 बंदे होंगे तब अच्छी तरीके से आप उसको यहाँ से यहाँ ले पाओगे। लेकिन सोचो कि उसी बक्से के नीचे हमने टायर्स लगा दिए, फिर अगर एक छोटा सा बच्चा होगा, बहुत छोटा तो नहीं लेंगे, तो वो भी अगर उसको प्रेस करेगा तो भी वो आगे जा पाएगा। तो रीजन क्या है? यहाँ पर क्या है? फ्रिक्शन ज्यादा है और यहाँ पर फ्रिक्शन कम है। समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं क्या कि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। मतलब फ्रिक्शन का मतलब अपोज, तो अपोज कम होगा तो वो इजीली स्लाइड कर पाएगा ना। ओके, स्लाइड मतलब कि रोल कर पाएगा ना। ओके, अब देखिए पहला फ्रिक्शन हम देखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा देखते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको दिख रहा है अच्छी तरीके से? देखिए, मैंने क्या बोला कि अपोज करेगा ना। देखिए कितने केस हैं हमारे पास, 1 2 3 4। आप केस को अच्छी तरीके से देखिए।
पहला केस ए देखिए, एक बॉक्स है जिसका मास कितना है m, जिसका जो वेट कितना फिल कर रहा है अर्थ की वजह से mg, ठीक है, और उस पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर कितना लग रहा है n, ठीक है, और mg और n दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बैलेंस, कौन कौन, mg इक्वल टू n, क्यों, क्योंकि वो जंप नहीं कर रहा है, क्या क्या कर रहा है, नहीं, ए बी सी डी किसी भी केसेस में वो जंप नहीं कर रहा है, अभी वो रेस्ट पर है, हमने कोई फोर्स नहीं लगाया, यहाँ से कोई फोर्स लगाया नहीं है, कोई भी फोर्स हमने नहीं लगाया है, कोई फोर्स नहीं लगाया है, ठीक है, और वो रेस्ट में है, इसका मतलब क्या है कि इधर फ्रिक्शन भी नहीं लगेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ body will start move only when there will be some unbalanced force, but here n and mg are balancing each other and we are not applying any force here, so no force will act here। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रिक्शन कैसे लगता है, फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू सरफेस, हमने कॉमन फोर्सेस की जब बात की थी तब बात की थी फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तभी फोर्स लगेगा, ये दोनों कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगता है, सरफेस से परपेंडिकुलर, दिख रहा है ना, ये सरफेस है तो उसके परपेंडिकुलर ये एन जो है, ये एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन वाला फोर्स है, तो सब आप किसी बॉडी को प्रेस करोगे तो वो आपको रिएक्शन देगी एग्जैक्टली उस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसलिए उसका नाम नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल का मतलब जनरली होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो पहले केस में बॉडी रेस्ट पे है, n इक्वल टू mg है। दूसरे केस में हमने कितना फोर्स लगाया, ये जो ब्लू वाला है ना, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, कितना, 1 न्यूटन, ठीक है, फिर भी बॉडी किस में है, रेस्ट, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आप ये बोल सकते हो कि हाँ, ये अगर रेस्ट में है मतलब ये बैलेंस है, बैलेंस है तो ये 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो इसको कौन कैंसिल कर रहा है, तो इसको कैंसिल कर रहा है ये स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस टाइम पर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, कि ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहता है इस 1 न्यूटन की वजह से जो हमने अप्लाई किया, बट इट इज नॉट एबल टू स्लाइड, व्हाई, बिकॉज इट अपोज द फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन। पहले केस में फ्रिक्शन फोर्स 0 था, ठीक है, कोई भी ऐसा केस आए कि जब ब्लॉक ऐसे ही हो, ठीक है, तो किसी भी टाइप से मतलब कि किसी भी तरह से स्लाइडिंग करने के कोई चांसेस नहीं हो, तो आप बोल सकते हो कि फ्रिक्शन 0 है। यहाँ पर हमने 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गए। अभी सी वाला केस देखो कि हमने अगर 3 न्यूटन फोर्स लगाया बच्चों, हमने अपना फोर्स बढ़ाया, वो हिल नहीं रहा था इसलिए हमने अपना फोर्स बढ़ाया, कितना, 3 न्यूटन, तो तब भी वो नहीं हिला, कहने का मतलब क्या है कि अब फ्रिक्शन इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया, 3 न्यूटन, तो इसका मतलब ये, हाँ, फ्रिक्शन अपने आप को इंक्रीज कर सकता है, कितना न्यूटन, 3 न्यूटन, ओके, फिर हमने उसको और मतलब कि ज्यादा फोर्स लगाया, कितना, 6 न्यूटन, तो अब वो अबाउट टू स्लाइड है, अबाउट टू स्लाइड है का मतलब कि अगर हम और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो स्लाइड कर सकता है, और यहाँ पर जो फ्रिक्शन आया वो कितना आया, 6 न्यूटन, अबाउट टू स्लाइड है मतलब इसके बाद वो स्लाइड करेगा, इसके बाद वो स्टेडी नहीं रह पाएगा, अबाउट टू स्लाइड, इन चारों केस में वो है तो स्टेडी, लेकिन जो ये डी वाला केस है उसमें अब बस, अब ये लास्ट स्टेज है स्टेडी रहने का, इसके बाद वो स्टेडी नहीं रह पाएगा। तो ऐसे जो केसेस है जिसमें बॉडी एक दूसरे के रिलेटिव स्लाइड नहीं कर पाती, करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती, तो ऐसे केसेस में जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन 1 न्यूटन भी है, 3 न्यूटन भी है और 6 न्यूटन है, समझ में आया कि नहीं। तो अच्छा, इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखिए, when there is a no external force on body, static friction is a 0 न्यूटन, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स and has some maximum value beyond which it cannot increase, and that maximum value that is known as the limiting friction, what we will say it as the limiting friction। what is the limiting friction, it is the maximum value of static friction, ठीक है, मैं यहां फिर से लिख देता हूं, maximum value
ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की कैसी वैल्यू है बच्चों? वो मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये 1, 3, 6 में से किसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं? इसको। यहाँ पर मैं एफ एस मैक्स ऐसा अगर लिखूं तो भी चलेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, समझ में आया ना? अच्छा, अब क्या है कि इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। किस पे डिपेंड करता है? ये जो फ्रिक्शन है ये नॉर्मल रिएक्शन पे। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाए तो हमें क्या रखना पड़ेगा यहाँ पर? म्यू एस, ठीक है। व्हाट इज म्यू एस? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी बोल सकते हैं। तो म्यू एस की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। याद रखो, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लेना। आप हर बार जब म्यू एस कैलकुलेट करते हो तो ये 1 या 3 नहीं आएगा, क्या आएगा? 6 न्यूटन। सिर्फ इसको ही लेना, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को। इस केस में 6 न्यूटन है, इसीलिए। ऐसा नहीं है कि हर बार 6 ही आएगा, समझ में आया? अच्छा, अब म्यू एस कैसा है? म्यू एस डायमेंशनलेस है एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, ठीक है। दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस कैसी है उसकी टाइप पे डिपेंड करेगी। ये फॉर्मूला बहुत 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 मेन फॉर्मूला आप अगर बोल सकते हो फ्रिक्शन का तो भी है, ठीक है, म्यू एस एन। दूसरा फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक फ्रिक्शन। व्हाट इज काइनेटिक फ्रिक्शन? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टेक्ट व्हेन दे स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। कहने का मतलब अब स्लाइड शुरू हो गया, ठीक। अब देखिए क्या है, पहले जब हमने 6 न्यूटन फोर्स लगाया था उस टाइम पर अबाउट टू स्लाइड था, इसीलिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा था? 6 न्यूटन, ठीक है। लेकिन अगर हमने फोर्स बढ़ाया तो इसका मतलब यह होगा कि वो स्लाइड करना शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑब्जर्व हुआ है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है ना, वो फ्रिक्शन बच्चों 6 न्यूटन से थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखिए, बहुत सिंपल है, मैं आपको एक इमेजिनेशन करवाता हूँ। ये ऐसे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर एक साथ हैं, ठीक है, और हमारी बस यहाँ पर खड़ी है, ये हमारा व्हील है, सोचिए, ठीक है, या तो गड्डी हमारी ऐसे खड़ी है, सोच लिया आपने? ओके, जब हमें खड़ी है, ठीक है, जब हमें उसे स्टार्ट करना होगा तब हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा कि सोचो कि ऐसा कंटिन्यूअस है कि वो चल रही है तब उसे ज्यादा फोर्स लगाना होगा। समझ में आ रहा है ना? स्टार्ट टू मूविंग एक अलग केस है और मूविंग एक अलग केस है। आपकी गाड़ी शुरू है और आपने शुरू की, वो एक पहला केस, और आपकी गाड़ी शुरू हुई है और वो केस वाला। समझ में आया कि नहीं? तो पहले वाले केस में ये व्हील पूरी तरह यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोल्ड वेल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। लेकिन जब वो मूव कर रही होगी ना बच्चों, क्या कर रही होगी? मूव, तब व्हील इतने अंदर नहीं जा पाएंगे, जिसकी वजह से कोल्ड वेल्डिंग इतना सख्त नहीं होगा। पहला जब स्टेडी है उतना, तो इसका मतलब क्या है कि उतना अपोज भी उसे नहीं झेलना पड़ेगा। इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है किससे? काइनेटिक फ्रिक्शन से। और काइनेटिक फ्रिक्शन बड़ा होता है किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। किससे? रोलिंग। हालांकि रोलिंग को हम काइनेटिक के ही क्लास में कंसीडर करेंगे। टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, वन इज अ स्टैटिक, वन इज अ काइनेटिक, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ जो 7 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन है, तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स 2 न्यूटन लग रहा है। और सोचो कि अगर इसका मास m है तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? सो 2/m, ठीक है, कितना? 2/m, मतलब कि ये कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन कर सकती है। एक दूसरी बात, अगर एक बार उसने स्लाइड करना शुरू कर दिया तब, और ये जो फ्रिक्शन जो फोर्स लगेगा ये 5 न्यूटन, अब कंटिन्यूअसली आप इस पे 8 न्यूटन कर दो, 9 कर दो, 10 कर दो, ये फोर्स ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कितना? 5 न्यूटन, ठीक है। थोड़ा सा कम होगा उसके बाद में ये फोर्स कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट होगा। ऐसा नहीं, अगर आपने उसको ऐसा कर दिया, ये 5 न्यूटन लग रहा है, और आपने ऐसा, देखो मैं एक ब्लॉक ड्रॉ कर रहा हूं, ये
ठीक है, आपने भी ये 5 न्यूटन ही लगाया और ये स्लाइडिंग ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है? स्लाइडिंग, मतलब कि थोड़ी सी ब्रेक लगाई, तो भी यहाँ कितना लग रहा है? 5 न्यूटन। तो प्लीज ऐसा मत समझना कि वो स्टॉप हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर नेट फोर्स कितना लग रहा है? नेट फोर्स 0। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जो है यहाँ पर 5 न्यूटन इक्वल हो गया इसलिए वो स्टेडी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि अगर आपने 4 न्यूटन लगाया तो इसका मतलब ये है कि 5 न्यूटन ज्यादा है, तो बॉडी डिसलरेट करना शुरू कर देगी। डिसलरेट मतलब कि आपने ब्रेक लगाई, ऐसा भी आप बोल सकते हो। ठीक है ना? ओके, तो क्या हुआ कि वंस मोशन गेट स्टार्टेड फ्रिक्शन गेट्स इंक्रीजेस। ठीक है, अभी देखिए क्या ऑब्जर्व क्या हुआ है कि ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना बच्चों, काइनेटिक फ्रिक्शन ये भी प्रोपोर्शनल होता है किसको? नॉर्मल रिएक्शन को। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हमें हटाना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू हमें रखना पड़ेगा म्यू के इंटू एन। क्या रखना पड़ेगा? म्यू के इंटू एन। अगर हमें म्यू के फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वो होगा एफ के अपॉन एन। ठीक है, आप बोलोगे सर ये म्यू के क्या है? म्यू के तो ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। किसका कोएफिशिएंट है? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? ओके, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। याद रखो म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होगी। ठीक है, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होगी। समझ में आया कि नहीं आपको अच्छी तरीके से? तो बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एस एन। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के एन। ठीक है, म्यू एस की वैल्यू म्यू के से बड़ी होगी, तो इसका मतलब क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से भी कम होगा। सॉरी, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से बड़ा होगा। ठीक है, इसको आपको नहीं भूलना है। ठीक है, और अगर रोलिंग की बात करें बच्चों, रोलिंग, तो रोलिंग में क्या होता है? बहुत ही कम कांटेक्ट में आता है एरिया, जिसकी वजह से इधर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो बहुत कम होगा। ठीक है ना? मतलब कि अगर सोचो कि बॉडी इधर जा रही है तो ओके, तो ये जो फ्रिक्शन है तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब सॉरी काइनेटिक नहीं, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन या तो मच ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। ये बात को आप प्लीज बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है, ये फ्रिक्शन ऑलवेज हीट जनरेट करता है। ठीक है, आपको अगर इस फ्रिक्शन को कम करना है कि ऐसा है कि हमें फ्रिक्शन नहीं चाहिए, कई बार फ्रिक्शन हीट जनरेट करता है और बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े कर देता है। ठीक है ना? तो अगर हमें फ्रिक्शन को कम करना है तो क्या करें? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको फ्रिक्शन को कम करना है तो आपको ऑयलिंग करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला क्या करना चाहिए? ऑयलिंग करना चाहिए। ठीक है, ये तो मैं ओरली ही बोल रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो कर सकते हो। दैट वी हैव टू डू ऑयलिंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। दूसरा क्या करना चाहिए? वी हैव टू मेक सरफेस मोर शार्प। ठीक है, क्या करनी चाहिए? मोर फ्लैट ऐसी करनी चाहिए, सर्क्यूलर ऐसा बोल सकते हो। ठीक है ना? तो फ्रिक्शन से हम बचो कि मतलब कि देखो, अगर आपको एक पोल है उस पर अगर आप चढ़ना चाहते हो तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं चढ़ पाओगे। आप चलना चाहते हो तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो नहीं चल पाओगे। मैं आपको बोलता हूँ, जब आप वॉकिंग करते हो उस टाइम पे जो हम फ्रिक्शन फोर्स को यूज करते हैं वो कौन सा होता है? स्टैटिक की काइनेटिक? तो मैं आपको बोल देता हूँ वो स्टैटिक होगा। खुद ही सोचना कैसे कि जब भी आपका स्टेप अर्थ के साथ कांटेक्ट में है तब वो मूव नहीं कर रहा है, वो स्टेडी है और आपको एक फोर्स दे रहा है आगे चलने के लिए।
ठीक है। चलिए अब जो ये फ्रिक्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा क्या कि ये नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है कि mg पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, तो मैं आपके साथ थोड़े से केस डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, अच्छी तरीके से सुनना हाँ बच्चों। ये जो है एक केस ऐसा है, ठीक है। फिर एक केस ऐसा है, ठीक है। और एक केस ऐसा है, ठीक है। इस पे ब्लॉक का मास m है, यहाँ पर ब्लॉक का मास 2m है और यहाँ पर ब्लॉक का मास m है। तो यहाँ पर ये जो है ये होगा mg, ठीक है। अच्छी तरीके से आप देखना। और ये होगा n, तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू mg। ओके, और fs max का जो फॉर्मूला था वो क्या था, म्यू एस एन। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, म्यू एस एम जी। ठीक है, समझ में आया अच्छी तरीके से आपको? ओके, इसका मास 2m है। कितना मास है, 2m। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 2mg। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा, n। ठीक है, तो यहाँ पर n इज इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, 2mg। तो डायरेक्टली अगर हमें fs max लिखना है, fs max, तो ये हो जाएगा 2 म्यू एस एम जी। ठीक है, समझ में आया अच्छे तरीके से आपको? ओके, अब ये तीसरा केस है। सोचो कि जो ये इंक्लिनेशन है वो एंगल कितना है, थीटा। कितना इंक्लिनेशन है, थीटा। अच्छी तरीके से आप सुनना। अब इस पे जो फोर्स लगने वाले हैं वो सब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। पहला फोर्स जो लग रहा है वो mg, क्या लग रहा है, mg। और दूसरा जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो नॉर्मल टू सरफेस लगेगा बच्चों, नॉर्मल टू सरफेस। तो नॉर्मल रिएक्शन वाला फोर्स उधर लगेगा, ऐसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, mg और n ऐसे लगेंगे। तो इसका मतलब हम यहाँ पर n और mg उन दोनों को डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते, n और mg को डायरेक्टली इक्वेट नहीं कर सकते। क्या करना होगा हमें, ठीक है। तो पहले मैं इस n को अच्छी तरीके से पहले ड्रॉ कर देता हूँ, देखना। ये हो गया हमारा n। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बोला था ना कि कभी कभी हमें ऐसी एक्सिस चूज करनी पड़ती है, तो मैं इसको x एक्सिस चूज करता हूँ। ओके, और इसके परपेंडिकुलर मतलब, अच्छा दूसरी एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए यहाँ पर नीचे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ऐसा सोचो कि कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगुलर ब्लॉक है। क्या सोचोगे, ट्रायंगुलर ब्लॉक, सॉरी, ये ट्रायंगुलर ब्लॉक हो गया और यहाँ पर हमने ब्लॉक को रखा है, ठीक है। और इसका जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, ठीक है। अभी ये जो है ये फोर्स जो लगेगा वो लगेगा mg, ठीक है। और ये वाला जो फोर्स लगेगा वो लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। दोनों एक दूसरे से मतलब कि सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अच्छी तरीके से देखना। मैं यहाँ पर एक्सिस चूज करता हूँ, ये वाली एक एक्सिस ये और एक एक्सिस ये। ध्यान से देखना हाँ बच्चों, एक बार ही आपको ऐसा सीखना होगा और बार बार फिर नहीं बोलने वाला मैं इसको। ये अगर थीटा है, अच्छी तरीके से देखना, ये क्या है, थीटा। तो ये क्या होगा,
90 माइनस थीटा। ये अगर 90 माइनस थीटा है तो ये भी क्या होगा, 90 माइनस थीटा। देखना, तो ये क्या होगा, mg, सॉरी mg नहीं, सॉरी थीटा, क्या होगा ये, थीटा। अभी हम mg के कंपोनेंट बनाएंगे, किसके कंपोनेंट बनाएंगे, mg के। तो यहां पर देखना, ये होगा, ये थीटा इधर है ना, तो ये होगा mg cos थीटा, क्या होगा, mg cos थीटा, ठीक है। और इधर एक कंपोनेंट इधर पैरेलल टू द सरफेस, ये होगा mg sin थीटा। समझ में आ रहा है ना, थीटा लिया, फिर इधर 90 माइनस थीटा, ये 90, अच्छी तरीके से देखना बच्चों। तो यहाँ पर फ्रिक्शन, अगर देखो ये जो है वो इधर स्लाइड करना चाहता है लेकिन स्लाइड नहीं कर पाता है, अभी वो स्टेडी है, तो इधर इसका मतलब फ्रिक्शन लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और देखो कि ये फ्रिक्शन Fs ऐसा है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा, ऐसे इक्वेट करना है बच्चों, ऐसे, मतलब कि ये y एक्सिस ले लो, ये x एक्सिस ले लो, तो y एक्सिस में आप क्या बोल सकते हो, n इक्वल्स टू mg cos थीटा, और x एक्सिस में आप क्या बोल सकते हो, fs इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, fs इज इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, mg sin थीटा। अगर ये ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा भी एंगल और बढ़ाया, ठीक है, इससे ज्यादा इंक्रीज कर दिया, ये एंगल इंक्रीज नहीं, मतलब कि ऐसा, और यहाँ पर थीटा ऐसा है, ठीक ठीक है, और हमने थोड़ा और ज्यादा एंगल बढ़ाया तो वो स्लाइड करने ही वाला है, तो इसका मतलब ये होगा fs मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो ये होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। तो कितना होगा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा। या तो mg sin थीटा अगर हमें नहीं बोलना है तो क्या बोल सकते हैं, तो देखिए एफ एस मैक्स का फॉर्मूला अभी हम थोड़ी देर पहले क्या पढ़ रहे थे, एफ एक्स मैक्स का फॉर्मूला म्यू एस इंटू एन, ऐसा पढ़ रहे थे। अच्छा, म्यू एस क्या है, म्यू एस तो म्यू एस, सॉरी एन क्या है, एम जी कोस थीटा, क्या है, एम जी कोस थीटा। तो एफ एस मैक्स कितना होगा, म्यू एस इंटू एम जी कोस थीटा, ठीक है। या तो क्या हो सकता है, एम जी साइन थीटा। अच्छा, मतलब दो वैल्यू पॉसिबल है, इन दोनों की वैल्यू सेम ही होगी, म्यू एस एम जी कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर एम जी को कट कर देता हूँ तो म्यू एस इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा, म्यू एस इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। मैं क्या बोलता हूँ, एंगल ऑफ रिपोज अगर आपको फाइंड करना है, या तो अगर म्यू एस फाइंड करना है तो क्या करो, सॉरी, एक ऐसा ब्लॉक लो, ब्लॉक मतलब कि ऐसा सिस्टम लो जो कि वेरिएबल एंगल पे आप घुमा सकते हो। तो सोचो कि हमने ब्लॉक को यहाँ पे रखा, कितने एंगल पे, थीटा, और हम ये जो एंगल है वो बढ़ाते ही जा रहे हैं, ठीक है। किसी एक एंगल पे, सोचो इस एंगल पे, ये सोचो थीटा डैश है और ये थीटा, सोचो, ठीक है। किसी एक एंगल पे ब्लॉक ने स्लाइड करना जस्ट शुरू किया, ठीक है, तो जस्ट शुरू किया, तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, उसके लिए म्यू एस इज इक्वल्स टू टेन थीटा लिख सकते हैं ना, ठीक है। यहां पर भी आप अगर चाहो लिखना तो अभी आप लिख सकते हो, लेकिन ये जो एंगल है म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा, जो मैक्सिमम हमें क्या करना है कि एफ एस मैक्सिमम करना है ना, याद रखना बच्चों, एफ प्रोपोर्शनल टू एन नहीं है, मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन है, याद रखना, ठीक है। तो ये गलती मत करना, मैं बोला कि हाँ कर सकते हैं तो बस ऐसा मतलब नहीं है कि कर ही सकते हैं, मैक्सिमम फोर्स होगा
तभी होगा, ठीक है। एफ प्रोपोर्शनल टू एन हम लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर तो मैं गलत कर दूंगा क्योंकि ये सही है, एफ एक्स मैक्स होगा। लेकिन जब भी हम ऐसा लिखेंगे ना कि एफ प्रोपोर्शनल टू एन, तो हमारे कहने का मतलब यही होगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू एन। तो उस टाइम पर ये जो थीटा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिपोज। मतलब कि बहुत सारी डेफिनेशन है, एंगल ऑफ रिपोज है, उसके बाद एक ऐसी भी है इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन कई कई बार आप एग्जांपल जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपको ऐसा भी वर्ड सुनने को मिलेगा, इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन क्या होती है, एक्सपेक्टेड मोशन। एक्सपेक्टेड मोशन मतलब एक्चुअली में मोशन हो नहीं रही है, पर हमें ऐसा लगता है कि वह मोशन होगी तो किस साइड होगी। यहाँ पर इस ब्लॉक में इम्पेंडिंग मोशन हम ये बोल सकते हैं, मतलब कि ब्लॉक अगर मूव करेगा तो किस साइड मूव करेगा, ऑब्वियस है इसी साइड मूव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, एक बात और देखिए, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि जो ये एफ एक्स है ये म्यू एस एम जी भी होगा, और एफ एस क्या होगा, म्यू एस एम जी कोस थीटा। तो बच्चों म्यू एस एम जी और म्यू एस एम जी कोस थीटा में अगर आप बोलोगे कि वो वेट पे डिपेंड करता है तब तो गलत बात हो गई ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि एफ एस डिपेंड्स ऑन द एफ एस मैक्स की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। अब बार बार हम एफ एस मैक्स ऐसा नहीं लिखेंगे। तो वो नॉर्मल रिएक्शन अगर मैं एफ म्यू एस एन ऐसा लिखो, यहाँ भी म्यू एस एन लिखो, तो वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। एक बात अच्छी तरीके से और देखो, ऐसी वॉल है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, ये मतलब फ्रिक्शन वाले है, यहाँ पर स्मूथ सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है। कैसी है, रफ। तो मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, अगर इसको प्रेस करता हूँ तो इसका मतलब ये ब्लॉक है, जो ये मेरा प्रेसिंग है ये वॉल पे पास ऑन करेगा, तो इस ब्लॉक पे इधर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और सोचो कि मैंने थोड़ा सा ही प्रेस किया तो वो स्लाइड करना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो मैं मैक्सिमम इतना प्रेस कर रहा हूँ कि वो स्लाइड ना कर पाए। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि हमने जो फोर्स अप्लाई किया वो नॉर्मल रिएक्शन है। mg तो क्या है, अप्लाइड फोर्स है, ऐसा बोल सकते हैं ना कि mg की वजह से तो वो स्लाइड करना शुरू हुआ। और फ्रिक्शन किस साइड पे लगेगा, इस साइड पे। समझ में आ रहा है? ये क्या है, फ्रिक्शन। तो एफ एस इज इक्वल्स टू हम क्या बोलते हैं, म्यू एन। और म्यू एन क्या है, एन, एन इज इक्वल्स टू एफ। यहाँ पर इस केस में तो यहाँ पर एफ एस इज इक्वल्स टू म्यू एफ, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। और एक ऐसी भी बात है कि अगर हमें बोला कि कितना एफ होना चाहिए, तो हम क्या बोल सकते हैं कि भैया ये जो म्यू एफ है वो इधर ऐसे लग रहा है और एम जी ऐसे लग रहा है, स्लाइड नहीं होने के लिए ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो म्यू एफ इज इक्वल्स टू एम जी ऐसा बोल सकते हैं। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, एम जी बाई म्यू। ऐसे भी आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। एक बात और है, मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, बहुत सिंपल है, कि मैं यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फिर भी यह नहीं हिल रहा, तो यहाँ पर फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा 10 न्यूटन। लेकिन क्या ये एफ एस मैक्स होगा, नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर 10 की जगह पर 11 कर दूँ तो क्या ये हिल रहा है, अगर हिल रहा है तो ये एफ एस मैक्स नहीं होगा, ठीक है। सोचो कि एक ऐसा ब्लॉक है, ठीक है, जिसका मास है 10 किलोग्राम, और ये जो सरफेस है उसका म्यू एस है 0.2, ठीक है, क्या है 0.2, और जी की वैल्यू ले लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इधर फोर्स लगा रहे हो 2 न्यूटन, कितना फोर्स लगा रहे हो, 2 न्यूटन, ठीक है। तो आपको पूछा है कि भैया एक्सेलरेशन फाइंड कीजिए और फ्रिक्शन फोर्स फाइंड कीजिए। तो फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने को बोला है, फाइंड द फ्रिक्शन फोर्स ऐसा बोला है, मैक्सिमम फ्रिक्शन नहीं बोला है, फ्रिक्शन फोर्स बोला है। तो सबसे पहले तो आपको मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स देखना होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इस केस में म्यू एम जी होगा, क्योंकि ये सब फ्लैट सरफेस है। तो म्यू कितना है 0.2, एम कितना है, एम मास 10 किलोग्राम, और जी कितना है 10। सो व्हाट विल बी द आंसर, 0.2 का जो एक 10 के साथ तो 2 10 जा 20,
तो मैक्सिमम फ्रिक्शन 20 न्यूटन लग सकता है, लेकिन हम इधर कितना लगा रहा है 2 न्यूटन। तो मतलब कि सामने से जो फ्रिक्शन लगेगा वो भी कितना लगेगा 2 न्यूटन। ठीक है, अगर आप 20 न्यूटन बोलते हो तो वो रॉन्ग है। एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो बच्चों यहाँ पर इस ब्लॉक पे अभी इसी वक्त 2 न्यूटन हम इस साइड लगा रहे हैं और 2 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लग रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। therefore acceleration will be is equals to 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सोचो कि हमने उस पर 22 न्यूटन फोर्स लगाया, इसी केस में कितना फोर्स लगाया 22 न्यूटन। फिर बाद में हमें पूछा है कि भैया फ्रिक्शन कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा। तो याद रखो, ठीक है, जब अगर हमें दिया नहीं है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ही दी है, काइनेटिक की नहीं दी है, तो आप ऐसा सोच लेना क्या ये जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड की है कितनी 20 न्यूटन वो अपनी बरकरार रखेगा, जिसकी वजह से नेट फोर्स कितना आएगा 22 माइनस 20, तो 2 न्यूटन मैक्सिमम फोर्स सॉरी नेट फोर्स आएगा। और एक्सेलरेशन कितना आएगा, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन मास। मास कितना है 10 किलोग्राम, तो मैं यहाँ पर 10 किलोग्राम लेता हूँ, तो आंसर आएगा 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। तो एक्सेलरेशन कितना होगा ये 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, और फ्रिक्शन की बात करें तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 20 न्यूटन। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है कि कब कितना फ्रिक्शन लेना है और एक्सेलरेशन और सिचुएशन में ऑब्जेक्ट स्टेडी होगा या नहीं, या म्यू एस एन किस सिचुएशन में लेना है। और ये जो हमने ड्रॉ किया इसको अच्छी तरीके से आप देखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट दिस फ्रिक्शन। ओके, थैंक यू।